नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर जो आपकी क्षितिज पुस्तक है उसमें जो पहला चैप्टर दिया हुआ है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा हुआ दो बैलों की कथा, उसको आपको सुनना है, समझना है। इसमें बड़े ही मार्मिक ढंग से बैलों के बारे में बताया गया है। बैलों की एक प्रेरक कहानी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले तो वो पहले पैराग्राफ में लिखते हैं कि जानवरों में, अगर जानवरों की बात आती है तो जानवरों में जो गधा होता है सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन यानी कि कम दिमाग वाला, कम बुद्धि वाला, उसको माना जाता है गधा को। और हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, पहले दर्जे का बेवकूफ़ है, तो बताइए आप लोग भी उसको क्या कहते हैं? उसको भी गधा कहते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल गधा है ना। तो गधे की संज्ञा दी जाती है व्यक्ति को भी। तो गधा सचमुच बेवकूफ़ है कि उसका नाम गधा रख दिया? गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन कि बहुत सीधा होता है, साधारण सा होता है, ठीक है कि नहीं, कितना भी बोझ लाद दो बेचारा चलता रहता है। तो सचमुच गधा बेवकूफ़ होता है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता, किसी से कुछ कहता नहीं है, बोलता नहीं है? तो क्या इन कारणों से उसको ये पदवी मिल गई कि वो बहुत गधा है, बहुत सीधा साधा सा जानवर है? किस कारण से उसको गधा कह दिया, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। देखिए, और भी जानवरों का वर्णन हम करें, जैसे गाय ले लें। गाय सींग मारती है, और ब्याही हुई गाय यानी कि जिसका बछड़ा इत्यादि है, तो वो अनायास ही अगर कोई उसके बच्चे को छू ले तो सिंघनी का रूप धारण कर लेती है कि नहीं? सींग मारती है उसको। तो गाय भी कभी कभी क्रोध करती है, गुस्सा करने लगती है। अच्छा, कुत्ता को ले लें हम। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी कुत्ते को भी क्रोध आ जाता है। अधिकांशतः सभी जानवर हैं, कभी ना कभी उनको क्रोध आता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना होगा आपने कि गधे को क्रोध आ गया, गधे को गुस्सा आ गया, है ना। उसको क्रोध करते नहीं सुना, न देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, बेचारे को, चाहे जैसी खराब सड़ी गली उसके सामने घास डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष का भाव नजर नहीं आता, हमेशा संतुष्ट रहता है वो, असंतोष की छाया भी उसको नहीं दिखाई देती। अच्छा, वैशाख महीना होता है अपने हिंदू धर्म में, चैत्र वैशाख, जो हिंदू धर्म का दूसरा महीना वैशाख होता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है, जानते हैं, कभी कभी वो लौट जाता है ज़मीन में शरीर की स्फूर्ति बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए। तो वैशाख महीने में अधिकांशतः वो कुलेल करता है, ज़मीन पर लौटता है, पर हमने उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं देखी, नहीं दिखाई देती है, ठीक है। कुलेल भी कर लेता है, फिर भी प्रसन्नतापूर्वक, कभी गुस्से का भाव उसके चेहरे पर नहीं होता है। उसके चेहरे पर कभी भी आप गधे का चेहरा आप देखें गौर से, तो उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद, उसका चेहरा लगता है बिल्कुल लटका हुआ सा, है कि नहीं, जैसे कोई अंदर से उसको पीड़ा है, कष्ट है, दुख है। विषाद स्थायी रूप से उसके चेहरे पर छाया रहता है, गधे के चेहरे पर। चाहे सुख का समय उसके जीवन में हो, चाहे दुख का समय आ जाए, ठीक है कि हानि, कभी नुकसान हो जाए, चाहे लाभ हो जाए उसको, कभी भी वो दुखी नहीं होता, बदलता नहीं है, एक सा बना रहता है सदैव, सदैव एक सा। इंसान तो बदल जाता है, सुख में बहुत ही फूल जाता है, प्रसन्न होता है, दुख में व्यग्र हो जाता है, बड़ी ही परेशानी में आ जाता है। लेकिन गधा ऐसा है कि चाहे सुख का समय उसके जीवन में हो, चाहे दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन वो सदैव एक सा बना रहता है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे जानवर, ठीक है, ये जो जानवर है, ऐसे कार्य तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ही कर पाते हैं। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं, जो तपस्या लीन रहते थे, बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि हुए हैं हमारे देश में, उनको भी कितना भी कष्ट हो, चाहे प्रसन्नता का सुख हो, सदैव एक से रहते हैं, वो जो सच्चे महापुरुष हुए हैं। तो ऋषियों मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी उसकी पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ये सारे गुण गधे में हैं, जो ऋषियों मुनियों के गुण हैं। पर आदमी उसे कहता क्या है? बेवकूफ़। बेवकूफ़ कहता है गधे को, उसका नाम दे दिया गधा, ठीक। सद्गुणों का यानी कि अच्छे गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा गया कि इतने अच्छे गुण गधे के अंदर होने के बावजूद भी उसको हम गधा कहते हैं।
बेवकूफ़ की श्रेणी में उसको गिना जाता है। तो सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है कि सदैव हम बिल्कुल सीधे बने रहें, तो वो भी नुकसानदायक है। तो सीधापन समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। आज के समय में भी देख लें, अफ्रीका में चले जाएं, जो अपने भारत देश के निवासी वहाँ पर निवास कर रहे हैं, भारत देश के रहने वाले, तो उनकी क्या दुर्दशा है। यही तो महात्मा गांधी ने देखा था कि हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों की वहाँ पर क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, अपने भारतवासियों को क्यों अमेरिका में नहीं घुसने दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते हैं, हमारे भारतवासी वहाँ रहते हुए शराब नहीं पीते। 4 पैसे कुसमय के लिए, बुरा समय कोई आ जाए, खराब समय आ जाए, तो इसके लिए बचा करके रखते हैं। जी तोड़ करके वहाँ पर दूसरे देश में भी वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। 4 बातें सुनकर के भी गम खा लेते हैं, है कि नहीं। 4 बातें किसी ने सुना दी, तब भी वो गम खा गए, फिर भी बदनाम है कि ये हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, वहाँ के निवासी हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा कर रहे हैं, अपने जीवन के आदर्श को, अच्छे गुणों को वो नीचा कर रहे हैं। अगर वे भी, जो विदेशों में हमारे भारतवासी रह रहे हैं, अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं, तो शायद सभ्य कहलाने लगें कि वो भी सभ्य हो गए, वो भी उन्हीं जैसे हो गए। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, यानी गिनने योग्य बना दिया। लेकिन ठीक है कि नहीं। तो ऐसा गधा है, गधा इतना सीधा साधा रहता है, सरल रहता है, जैसे विदेशों में हमारे भारतवासी हैं, दबे हैं सबसे, सहमा सहमा सा बना रहता है, उदासी का भाव छाया रहता है कि नहीं। तो साधारण अच्छे गुण हैं उसके अंदर, लेकिन कद्र नहीं है उसकी, उसको गधा कह दिया। अब चलिए हम दूसरे जानवर की बात करते हैं। गधे का एक छोटा भाई और भी है। जैसे आदमी कोई ऐसे ही वैसा है तो उसको गधा कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत गधा है, ठीक है। तो उससे मिलता जुलता एक उसका छोटा भाई भी माना गया है जानवरों में, उससे कम गधा, गधा सर्वश्रेष्ठ गधा हो गया, उससे कम गधा। और वह कौन सा जानवर होता है? वह है बैल। बैल की भी संज्ञा कभी कभी आदमियों को दे दी जाती है, इंसानों को, अरे बिल्कुल बैल है ये आदमी, ठीक है। तो गधे का छोटा भाई किसको बताया हमने? बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, गधे व्यक्तियों को लिए गधा कह दिए, गधा है, कुछ नहीं आता जाता है, ठीक है। तो जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में, उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग कर लेते हैं। बछिया का ताऊ किसको कहा गया यहाँ पर, याद कर लीजिए, ये बैल के लिए। उसको भी कह दिया, इंसानों को भी कह देते हैं बिल्कुल बैल है, इसको कुछ नहीं आता जाता। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बैल है, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, उसके सींग भगवान ने दिए हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाती है, बैल भी मारता है, लेकिन गधे को कभी मारते नहीं देखा। कभी कभी अड़ियल बैल, बहुत ही ज़्यादा अड़ जाते हैं वो अड़ियल बैल, जैसे किसी गाड़ी पर लगा हुआ है और गाड़ीवान उसको हाँक रहा है, वो नहीं जा रहा है, अड़ा है, उसको मार रहा है, पिटाई भी कर रहा है, फिर भी वो नहीं भाग रहा। तो ऐसे अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं, सामने देखे होंगे आप लोगों ने भी। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं बैल भी। तो बैल को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, असंतोष व्यक्त करता है वो। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। गधे को ये कुछ करते नहीं देखा इंसानों ने, है कि नहीं, कि गधा भी ये कार्य करता है, तो गधे से वो नीचे है। तो यहाँ पर जो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो कहानी लिखी हुई है, ये किन पर? बैलों पर आधारित कहानी है, जिसका टाइटल दे दिया गया है 2 बैलों की कथा, ठीक है ना। इसको जिसको सुनना है आपको, 2 बैलों की कथा। चलिए अब शुरू करते हैं, बड़े गौर से आप ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति था काछी जाति का। काछी जाति, काछी जानते हैं ना आप लोग, जो खेत बागवानी इत्यादि लगाते हैं, ठीक है। उसका नाम था झूरी। तो झूरी काछी के 2 बैल थे, 2 बैल थे उसके पास। एक बैल का नाम था हीरा और दूसरे बैल का नाम था मोती। ये 2 बैल थे उसके पास, दोनों बढ़िया क्वालिटी के, पछाई जाति के बैल थे, बहुत अच्छी जाति के बैल थे वो। कोई भी उनको देखता था, देखने में बहुत सुंदर दिखाई देते थे,
काम में चौकस, किसी भी कार्य में लगा दो पीछे नहीं हटते थे, तत्पर रहते थे हमेशा कार्य करने के लिए। तो काम में चौकस थे, बहुत अच्छे बैल थे। डील में ऊंचे, खूब ऊंचे शरीर वाले थे वो, ऊंचे शरीर वाले। बहुत दिनों साथ रहते रहते, अच्छा झूरी के पास वो हीरा और मोती काफ़ी समय से रह रहे थे, कई सालों से रह रहे थे उसके पास में। इसलिए अगर कोई साथ में रहता है तो उससे मित्रता अच्छी हो जाती है, प्रेम हो जाता है उससे। तो बहुत दिनों साथ रह रहे थे वो दोनों बैल, हीरा मोती, झूरी के घर में। तो उनमें भाईचारा सा हो गया था, बिल्कुल भाईवत व्यवहार, जैसे हम सगे भाई हों, ऐसा व्यवहार हीरा मोती में था। ठीक है, दोनों आमने सामने। अच्छा झूरी कभी कभी जैसे उनको बांध देता तो हमेशा दोनों बैल आमने सामने, एक बैल इस तरफ बैठ गया, एक उस तरफ बैठ गया, बिल्कुल आमने सामने मुँह करके, और आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। अब देखो बैलों की भाषा हम लोग तो समझ नहीं सकते इंसान की वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनको देख के ऐसे लगता था कि आमने सामने जब वो बैठते थे कि जैसे ये बैल एक दूसरे से अपनी मूक भाषा में बिना बोले कुछ बोल रहे हों, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर रहे हों, वार्तालाप कर रहे हों, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हों, ऐसे लगता था। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अच्छा दोनों बैलों में ये क्वालिटी थी कि अगर एक के मन में कोई बात आ गई, उसने कुछ ऐसा अपना प्रदर्शन कर दिया तो दूसरा बैल समझ जाता था कि ये क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है, इसके मन में क्या है। तो दोनों बैल एक दूसरे की भाषा को वो समझ जाते हैं। ये हमने सुना अभी, ठीक है। अच्छा अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। अच्छा भगवान भी जानवरों में जो मूक होते हैं, नहीं बोल पाते, उनमें भी कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई शक्ति दे देता है। तो उन बैलों में भी देखने से लगता था कि अवश्य कोई ना कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। वो क्वालिटी मनुष्य में नहीं है जो इन जानवरों में है। अब बोल नहीं रहे, बिना बोले एक दूसरे की भाषा समझ जाते थे वो दोनों बैल। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करते थे बैल, कितना प्रेम था दोनों बैलों में कि दोनों बैल एक दूसरे को चाटते थे एक दूसरे को, और सूंघ करके अपना प्रेम प्रकट करते थे। एक दूसरे को चाटते थे, उनको सूंघते थे, है कि नहीं। तो ऐसे क्रियाकलाप करते हुए अपना प्रेम प्रकट करते थे कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। कभी कभी क्या करते थे, दोनों सींग में भी सींग मिलाते थे। लगता था जैसे कि ये लड़ रहे हों, लेकिन लड़ते नहीं थे वो अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों एक दूसरे सींग मिला लिया करते थे, लेकिन विग्रह के नाते से नहीं, लड़ाई झगड़ा के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आनंद के भाव से, प्रसन्नता के भाव से, प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में भी कोई, जैसे दो दोस्त होते हैं, आपकी क्लास में भी आपके दोस्त कई होंगे, जैसे कोई दो दोस्त हैं और घनिष्ठता, बहुत पक्के दोस्त हैं, अच्छे क्वालिटी के दोस्त, तो दोनों दोस्तों में घनिष्ठता होते ही जब बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, बहुत अच्छी पक्की दोस्ती होती है, तो थोड़ी थोड़ी घोल गप्पा भी होने लगता है ना। थोड़ी थोड़ी एक दूसरे को बात भी कह देते हैं, लेकिन एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मानते। तो ऐसे ही वो भी एक दूसरे को सींग मिला करके अपना प्रेम प्रकट करते थे। बता दिया कि लड़ाई के झगड़े से नहीं, विनोद के, आनंद के भाव से, प्रेम के भाव से वो सींग भी मिलाते थे एक दूसरे से। इसके बिना अगर ऐसे कार्य ना भी हो, कभी कभी बात विवाद भी होना चाहिए थोड़ी बहुत, तभी लगता है कि हम दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं। ठीक है, सुख में भी साथ रहें, दुख में भी साथ रहें। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी और हल्की सी लगती है कि बस हमेशा हम प्रेम के साथ रहें। कभी हम उसको बात कह सकते हैं, कभी वो हमें भी कह सकता है। ये कार्य अगर करते हैं तो लगता है कि दोस्ती हमारी पक्की है, अच्छी है। ठीक है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त, अच्छा ये बैल कैसे थे, जिस वक्त ये दोनों बैल झूरी की गाड़ी में, झूरी की जो बैलगाड़ी थी, उन गाड़ी में जब ये इन बैल को लगाया जाता था, जोता जाता था, हल में या गाड़ी में कभी वो जोतता था झूरी, तो दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे। तो क्या करते थे, गर्दन हिला हिला कर चलते, खूब मस्ती के साथ चला करते थे गाड़ी में लगते हुए, जैसे बड़े प्रसन्न हों, मस्ती के साथ चला करते, गर्दन हिला हिला करके चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा, देखो ये है सच्चे मित्र। अब दोनों बैल गाड़ी में लगे हैं और गाड़ी में चलते वक्त दोनों की ये चेष्टा रहती, इच्छा रहती कि गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे कंधे पर आ जाए, मेरे दोस्त के कंधे पर ना जा पाए।
ठीक है, तो ये प्रेम था उनका, ये चेष्टा रहती दोनों की कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद, अच्छा गाड़ी में काम कराए, खेत जोताए, अब लौट करके घर आ गए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खोलते। अब झूरी खोलता गाड़ी से जब घर आ जाता, कार्य करके, खेत जोत करके या कहीं जाना हुआ वहाँ से आ करके, जब दोनों बैल दोपहर के वक्त या कभी कभी सांझ के वक्त अपने घर लौटते और खोले जाते, तो क्या करते थे, अब दिन भर की थकान, दिन भर दोनों बैलों ने काम किया, कार्य किया, तो एक दूसरे को चाट चूट करके अपनी थकान मिटाते थे, थकान मिटा लिया करते, एक दूसरे को चाटते, फिर वही प्रेम भाव दर्शाते और दिन भर की जो थकावट थी इस प्रेम भाव के साथ वो समाप्त हो जाती, दूर हो जाती, थकान मिटा लेते वो। झूरी उनको जैसे नांद बनी होती थी, गांव में नांद रहती है नांद रहती है ना, जिसमें खली, चोकर, भूसा इत्यादि डालते हैं जानवरों के लिए, मिट्टी की बना देते हैं गांव में, अब तो पक्की बनने लगी। तो ये है, नांद में खली भूसा पड़ जाने पर कभी वो झूरी अगर कोई खली और भूसा उन बैलों के खाने के लिए डाल देता तो दोनों साथ खाने के लिए उठते, दोनों बैल जाते खाने के लिए और साथ नांद में मुँह डालते, एक साथ ही दोनों बैल खाने के लिए मुँह डाला करते नांद में, और एक साथ ही सबका, दोनों का पेट भर जाता, दोनों बैठ जाते, एक साथ ही बैठते। अब देखिए ये कितना प्रेम, अगर एक बैल नांद से मुँह हटा लेता तो दूसरा बैल भी हटा लेता कि हमारे दोस्त का पेट भर गया तो हमारा भी भर गया, अब हम भी नहीं खाना, हमारा दोस्त नहीं खा रहा, मित्र नहीं खा रहा तो हम भी नहीं खाना। इतनी पक्की दोस्ती दोनों हीरा और मोती में थी। चलिए अब कहानी थोड़ी पलटती है। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, यानी कि दोनों जोड़ी को, दोनों बैलों की जोड़ी को, हीरा और मोती की ससुराल भेज दिया, यानी कि अपनी पत्नी के मायके वहाँ भेज दिया। अब दोनों बैल चले जा रहे, बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, हमारे मालिक झूरी ने हमें क्यों भेज दिया है, क्यों अपने से अलग करना चाहता है, क्यों दूर भेजना चाहता है। तो उनको समझ नहीं आ रही थी, तो उनको मालूम नहीं था कि वे क्यों भेजे जा रहे। समझे मालिक ने हमें भेज दिया, अब गाड़ी पर चले जा रहे, जो उसका झूरी का साला था वो बैलों को अपने कार्य के लिए, कुछ खेती में कुछ कार्य करवाना होगा, इसलिए वो दोनों बैलों को लेने के लिए अपने बहन के घर में आया था। तो झूरी से विनती करते हुए दोनों बैलों को ले जाने लगा। तो जब गाड़ी पे दोनों बैल चले जा रहे थे तो अपने मन में दोनों बैल सोच रहे कि हमारे मालिक ने हमें क्यों अलग कर दिया है, लगता है कि हमें बेच दिया है हमारे मालिक ने कहा, ये कौन सा आदमी हमको लिए जा रहा है। अपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने बैलों को पसंद आ रहा है एक घर छोड़ करके दूसरे घर जाना। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दोनों बैलों ने इतना परेशान कर लिया उस गया को, गया कौन था आप समझ गए, झूरी का साला, झूरी के साले का नाम था गया, ठीक है। इतना परेशान किया कि उसको पसीना आ गया घर तक ले जाने में, दोनों बैलों को गाड़ी पे लगा करके, है कि नहीं। कोई अगर वो इस तरफ को खींचता अगर तो वो दूसरी तरफ को भागता दूसरा बैल, ये पीछे से हाँकता कभी गया तो दोनों बैल दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़ करके आगे से खींचता उनके हिस्से पकड़ करके अगर बैलों के वे, तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, आगे को बढ़ते ही नहीं। अगर मारता कभी गया, कभी बैलों को मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, सींग नीचे कर लेते अपना सिर और जोर से हुंकार मारते। अगर ईश्वर ने उन बैलों को वाणी दे होती, वाणी बोलने की शक्ति दे होती हम लोगों जैसी, तो झूरी से पूछते वो बैल, अपने मन में सोच रहे हैं दोनों बैल, चले जा रहे हो सोचते जा रहे कि अगर हमें इंसान जैसी वाणी भगवान ने दी होती तो हम अपने मालिक झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो, अपने से दूर क्यों कर रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं लगाई, कोई कसर नहीं उठाई, है कि नहीं। जितना जी हुआ, जितना मन हुआ उतना काम आपने कराया, हमने पूरी मेहनत से काम किया, फिर हमें अपने से अलग क्यों कर दिया। बैल भी झूरी को बहुत चाहते थे और झूरी भी वास्तव में बैलों से बहुत स्नेह करता था, लेकिन बेबसी में कुछ कार्य था उसके यहाँ, गया के यहाँ, इसलिए बैलों को भेजना पड़ा कुछ दिन के लिए। तो बैल चले जा रहे हैं रास्ते में गया के साथ और सोचते जा रहे
कि अगर हमें इंसानों जैसी बोलने की शक्ति दी होती ईश्वर ने, तो हम पूछते कि हमें क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं लगाई। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता, जितनी मेहनत हम लोग करते थे, इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो बता देते और काम ले लेते, हम और मेहनत करते, लेकिन तुम्हारे पास ही रहना चाहते थे। ये बैलों के मन में इच्छा हो रही थी। हमें तो तुम्हारी चाकरी में ही मर जाना कबूल था, कि तुम्हारी ही सेवा करते करते तुम्हारी ही चौखट पर मर जाएं। ये बैलों की इच्छा थी। चले जा रहे हैं और अपने मन में सोचते जा रहे हैं। हमने कभी भी क्या क्या, देखो क्या क्या मन में सोच रहे हैं दोनों बैल, आगे की ओर बढ़ते जा रहे और सोचते जा रहे हैं कि हमने कभी भी दाने की चान और चने की कभी शिकायत नहीं की, चारे की, घास की कभी कोई शिकायत नहीं की। चाहे खराब डाल दिया वो भी बड़े प्रेम पूर्वक खा लिया। कभी कोई शिकायत हमने दाने चारे की नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुका करके खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ, तुमने आज तक हमें हाथ नहीं उठाया, एक फूल की छड़ी से कभी मार नहीं लगाई। वो ये कैसा मारता हुआ चला जा रहा है रास्ते भर। तुमने इस जालिम के हाथ हमें क्यों बेच दिया। ऐसा दोनों बैल सोचते हुए चले जा रहे थे। संध्या समय, चलिए सुबह के चले गया, दोनों बैलों को लेकर के शाम को पहुंच पाया अपने घर। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए, यानी कि गया के घर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे बेचारे, सुबह के चले थे, कुछ रास्ते में कुछ नहीं खिलाया पिलाया उसने तो भूखे थे। अच्छा, तो जब नांद पर लगाए गए, नांद में लगाए गए, बांध दिया गया उनको, उन नांद में थोड़ी बहुत रूखा सूखा सा भूसा डाल दिया। तो जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह नहीं डाला। ना हीरा ने कुछ चारा खाया, ना मोती ने खाया। एक ने भी मुँह नांद में नहीं डाला खाने के लिए। दिल भारी हो रहा था, अंदर से बेचैनी उठ रही थी कि हम यहाँ इस जालिम के घर में क्यों आ गए, इस नए घर में क्यों आ गए। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, झूरी के घर को, वह आज उससे छूट गया था, छूट गया है। यह नया घर, देखो हमें नया घर मिल गया, नया गांव, नए आदमी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सब बेगाने से लग रहे थे उनको, जैसे कोई, सब लोग पराए हैं, कोई जान पहचान का नहीं है। वहाँ सब अपनत्व की भावना से रहते थे, अपने जैसे लगते थे, इतने प्रेम से लोग वहाँ रखते थे। तो सब बेगाने से लग रहे थे उनको। दोनों ने, अब दोनों बैल बंध गए हैं, किसी ने कुछ नहीं खाया गया के घर में, कोई कुछ भी चारा नहीं खाया। अब दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। देखिए, अब हीरा और मोती बंधे खूंटे से हैं। दोनों अपनी मूक भाषा में, अपनी शक्ति वाली भाषा में, जो भगवान ने शक्ति दी है जानवरों को, है कि नहीं, एक दूसरे की भाषा वो समझ जाते होंगे, तो अपनी मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। एक दूसरे बैलों को देख लिया, उसने उनको देख लिया, हीरा को देख लिया, हीरा ने मोती को देख लिया और लेट गए चुपचाप। कुछ सलाह कर ली आपस में। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता का मतलब रात्रि हो गई, सब लोग सो गए रात के समय में। जब सोता पड़ गया गांव में, तो दोनों ने जोर मारकर, खूब जोर लगाई, ताकतवर तो थे ही बैल, खूब अपने शरीर की ताकत लगाई और मार करके पगहे तुड़ा डाले। जो जिसमें बंधे हुए थे वो पगहे उन्होंने तुड़ा डाले और घर की तरफ चले दौड़ते हुए, भागने लगे। लेकिन पगहे जिसमें वो बंधे हुए थे, लगे हुए थे, पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, है कि नहीं। काफ़ी मजबूती के साथ बांधा गया था बैलों को, तो अनुमान नहीं था कि कोई साधारण सा बैल इन पगहों को तोड़ डालेगा, अलग हो जाएगा इनसे। पर इन दोनों बैलों में इस समय, क्योंकि अपने मालिक के पास पहुंचना था, तो दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में जिस रस्सियों से ये बंधे हुए थे, एक जोर हीरा ने लगाया और एक जोर मोती ने लगाया। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। इतनी ताकत के साथ उन्होंने जोर लगाया दोनों बैलों ने। चलिए, रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सो करके उठा। अब सुबह का समय हो गया, झूरी अपने घर में सो रहा था। जब सो करके उठा तो देखा कि जिन बैलों को, हमारे हीरा मोती बैलों को हमारा साला गया जो ले गया था, देखा तो दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, जहाँ उनको खाना डाला जाता था, दाना पानी डाला जाता था, वहाँ पर खड़े हुए दिखाई दिए जब सोकर के जगह। और देखा कि हमारे बैलों के गले में, गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी रस्सियाँ लटक रही हैं। ऐसा उसने देखा झूरी ने। घुटने तक पाँव
दोनों बैलों के पाँव घुटने तक कीचड़ से सने हुए हैं, कीचड़ तक भरे हुए हैं। और दोनों की आँखों में जब चेहरा देखा दोनों बैलों का झूरी ने, तो दोनों बैलों की आँखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। विद्रोहमय यानी कि हम द्रोह करके आए हैं, लड़ाई करके आए हैं, एक को परास्त करके आए हैं, और स्नेह कि हम तुम्हारे पास आ गए। देखो वो हम दुष्ट आदमी ज़बरदस्ती हमें ले गया था, आपसे दूर कर दिया था, उनको हम परास्त करके उसकी रस्सियाँ टूट करके हम फिर तुम्हारे पास आ गए। तो विद्रोह भी झलक रहा था आँखों में उस गया के प्रति, और झूरी को सामने देख करके स्नेह कि अपने मालिक के पास हम आ गए। तो विद्रोहमय स्नेह उनकी आँखों में झलक रहा था। जब झूरी ने अपने बैलों को देखा, सना हुआ देखा, पैर सने हुए हैं, गराव लटक रहा है, मोटी मोटी रस्सियाँ लटक रही हैं, तो झूरी दोनों बैलों को देख करके स्नेह से गदगद हो गया। बहुत ही प्रसन्न हुआ अपने बैलों को देख करके, और दौड़ा, सो रहा था चारपाई में, तो उठ करके दौड़ा और दौड़ करके उन्हें गले लगा लिया, अपने दोनों बैलों को गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। सब लोग ये दृश्य देख रहे थे कि ऐसे भी बैल किसी के होते हैं। बताओ तो एक रात भी किसी दूसरे के यहाँ नहीं रुके और तुरंत अपने मालिक के घर आ गए। घर और गांव के लड़के देखने के लिए कि देखो वो हीरा मोती झूरी काका के दोनों बैल लौट आए, तो घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा करके उन बैलों का स्वागत कर रहे थे कि हीरा मोती आपका स्वागत है, स्वागत कर रहे थे। गांव के इतिहास में यह एक घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। एक महत्वपूर्ण घटना थी कि ऐसे भी जानवर हैं, इंसानों से कितना प्रेम करते हैं। अगर हम भी जानवरों से प्रेम करेंगे तो जानवर भी हमसे प्रेम करते हैं। तो ये मनोहारी दृश्य सभी बच्चे, बूढ़े, गांव के सभी लोग जमा होकर के देखने लगे और ताली बजा बजा करके उन बैलों का स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण तो थी ही, महत्वपूर्ण घटना थी कि ऐसे भी जानवर हैं। बाल सभा ने निश्चय किया, जो बच्चे जमा थे बैलों को देखने के लिए, तो उन्होंने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। जैसे कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है ना, अभिनंदन पत्र दिया जाता है, उसका सम्मान होता है। तो इन बैलों ने भी अच्छा कार्य किया कि अपने मालिक के पास ये लौट करके आ गए, तो इन बैलों को भी अभिनंदन पत्र मिलना चाहिए। तो अभिनंदन पत्र कैसा? अब हम लोगों जैसा ऐसा सर्टिफिकेट बैलों को थोड़ी देंगे। अब उनके लिए अभिनंदन पत्र के रूप में कोई बच्चा अपने घर से रोटियां लेते आया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया और बैलों को खिलाने लगे। बड़े प्रसन्नता के साथ बैलों को भोजन कराने लगे। एक बालक ने कहा, अब जो बच्चे इकट्ठे थे उनमें से एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। कितने सुंदर बैल हैं, जैसे झूरी काका के बैल हैं ना, ऐसे बैल आसपास में किसी गांव में किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, दूसरा बच्चा खड़ा था, उसने कहा कि हाँ भाई तुम बिल्कुल सही कहते हो। इतनी दूर से, बताओ तो गया कितनी दूर गांव है उसका, उधर ले गया था, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तब तक तीसरा बच्चा बोल गया, बैल नहीं है वो, अरे उनको बैल कहना ये गलत बात है। वे उस जन्म के लगता है कि आदमी है, ये भी इंसान है पिछले जन्म के। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ कि ये बच्चे गलत बोल रहे। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग बात। ठीक। झूरी की स्त्री ने दोनों बैलों को देखा कि बताओ तो हमारा भाई रात को पिछले दिन यानी कि कल ले गया बैलों को और सुबह नहीं हो पाई, ये घर आ गए लौट करके, तो हमारे भैया का अपमान किया इन बैलों ने, है कि नहीं, यहाँ इधर फिर आ गए। तो झूरी की स्त्री ने जब बैलों को द्वार पर देखा तो वह जल उठी, चिढ़ गई बैलों से, बड़ी गुस्सा आई कि हमारे भाई के यहाँ से भाग आई है। बोली, क्या बोलती है झूरी की स्त्री कि कैसे नमक हराम बैल हैं, कि एक दिन वहाँ काम न किया हमारे भाई के यहाँ, इन बैलों ने एक भी दिन काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर, अब झूरी सुन रहा था कि हमारी स्त्री हमारे बैलों के लिए क्या बोल रही है। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका और झूरी बोलता है, नमक हराम क्यों है, हमारे बैलों को तुम नमक हराम क्यों कहती हो? नमक हराम नहीं है बैल, चारा दाना ना दिया होगा वहाँ पर तुम्हारे भाई ने तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा। फिर झूरी की स्त्री बोलती है, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो, उनका ख्याल रखना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला करके बैलों को रखते हैं। झूरी ने फिर अपनी स्त्री को थोड़ा सा और चिढ़ा दिया कि चिढ़ रही है तो और चिढ़ा दिया, अरे चारा मिलता अगर तुम्हारे भाई के यहाँ पर
तो हमारे यहाँ फिर से क्यों भाग आते, लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर चारा नहीं मिलता है। और चिढ़ा दिया अपनी स्त्री को। अच्छा, स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए, बताती है, बोलती है स्त्री कि सुनो, वो भागे इसलिए कि लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। कि लोग होते हैं कि जैसे तुम दिन भर सहलाते रहते हो, हाथ फेरते रहते हो बैलों पर, है कि नहीं, दिन भर स्नेह करते रहते हो बैलों से, तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं होते हैं लोग। खिलाते हैं अगर बैलों को, जानवरों को, तो रगड़ करके जोतते भी, उनसे काम भी लेते हैं। और ये तुम्हारे जो बैल है ना हीरा मोती, ये ठहरे कामचोर, बहुत कामचोर है तुम्हारे बैल। भाग निकले, वहाँ काम नहीं किया हमारे भाई के यहाँ और भाग निकले। अब देखूँ कहाँ से खली और चोकर मिलता है। अब मैं अच्छा खाना नहीं दूंगी इन बैलों को, कहाँ से तुम खिलाते हो देखती हूँ। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी इनको, खाएं और चाहे मरें, इनको मैं कुछ खाने के लिए अच्छी चीज़ें ना दूंगी। और वही हुआ जो स्त्री ने कहा, वही हुआ। मजूर की कड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को उस दिन से ही खाली सूखा भूसा दिया गया। ठीक है, उस दिन से मजूरों को कह दिया उसने, जितने मजदूर लगे थे झूरी काका के यहाँ, तो झूरी की स्त्री ने कह दिया कि इनको सूखा भूसा दिया जाए, कोई भी अच्छी चीज़ ना खिलाई जाए, खाली सूखा भूसा दे दिया जाए। तो पहले दिन उनको झूरी की स्त्री ने मजदूरों से सूखा भूसा डलवाया। अब दोनों बैलों ने क्या किया, बैलों ने नांद में मुँह डाला तो फीका फीका लगा, फीका कि अरे जैसा हम रोज़ खाते थे वैसा स्वाद नहीं है आज। रोज़ वो अच्छी चीज़ें चिकनाहट डालता था, आज के भोजन में, आज के इस भूसे में, आज के इस चारे में ना कोई चिकनाहट है ना कोई रस है, अच्छा स्वाद नहीं लग रहा है। तो दोनों बैल एक दूसरे से बोल रहे, भाई क्या खाएं, आज जाने कैसा भोजन लग रहा है ये। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, दोनों बैल आशा भरी निगाह से दरवाजे की ओर देखने लगे कि शायद कोई आएगा और अच्छा खाना ला रहा होगा हमारे लिए। दोनों ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, अब झूरी भी देख रहा कि हमारे बैलों को बताओ तो इसने क्या डलवा दिया, सूखा रूखा सूखा भूसा डलवा दिया। तो झूरी ने कहा, झूरी ने अपने मजूर से कहा, अरे थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, थोड़ी सी खली डाल दे इनके चारे में। तो नौकर बोलता है झूरी से, काका अगर मैं खली डाल दूंगा तो मालकिन मुझे मार ही डालेगी, क्योंकि मालकिन ने मना किया है कि इनको बस रूखा सूखा दिया जाए इन बैलों को, वो तो मुझे मार डालेगी। अरे तो भैया चुरा करके डाल दे। झूरी कहता है चुरा करके डाल दे। तो नौकर क्या कहते हैं, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, तुम भी अपने डरते हो अपनी पत्नी से, जब वो सामने आ जाएगी तो तुम भी उसके जैसे ही कहोगे। तो ये एक पहला टॉपिक हुआ, अभी पहला पैराग्राफ, यानी कि इस टॉपिक में आपने पहले स्टैंजा में आपने ये सुना कि लेखक बताते हैं इस टॉपिक में कि झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नाम के दो सुंदर बलवान बैल थे। सारांश सुन लीजिए जो पढ़ा अभी हमने। दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों सभी तरह के काम साथ साथ ही किया करते थे और दोनों एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, एक दूसरे पर भी विश्वास था उनका, और एक दूसरे से मूक भाषा में बात भी किया करते थे। ये सब कुछ आपने सुना इस टॉपिक में। मूक भाषा में भी बात करते, कभी कभी प्रश्न आपके पूछ जाते हैं, है कि नहीं, कि बताइए कैसे हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, वो कौन कौन से कारण थे जिससे सिद्ध होता है कि इन दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। तो यही सब आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब आपने सुना अभी कि दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते थे, दोनों एक दूसरे से मूक भाषा में, मूक माने बिना बोले, मूक भाषा में बातें भी करते थे। एक बार झूरी का साला, ये हम सारांश से बताए दे रहे, अभी जितना टॉपिक आपने सुन पाया उतने का सारांश, अगला टॉपिक अगले वीडियो में हम डालेंगे, बताएंगे। तो एक बार झूरी का साला गया, दोनों को अपने घर ले जाता है, घर ले जाता है। बैलों को लगा कि उनको उनके मालिक ने बेच दिया है, बैलों को यह आभास हुआ कि हमारे मालिक ने हमको बेच दिया है। वे गया को पूरे रास्ते परेशान करते रहे, परेशान किया दोनों बैलों ने, कहीं आगे भागें कहीं पीछे भागें, वो आगे को जोर लगाए तो ये पीछे को जोर लगाएं, यानी खूब परेशान कर दिया, रास्ते भर गया को परेशान किया। वे मन ही मन झूरी के विषय में भी सोचते जा रहे थे, दोनों बैल सोचते जा रहे थे। शाम के समय वे अपने स्थान पर पहुंच गए, अपने नए स्थान पर पहुंच गए, यानी गया के घर पहुंच गए। वहाँ उन्हें सब कुछ पराया सा लगा, कोई अपना जैसा नहीं लगा,
सब नए लोग थे वहाँ पर, नया गांव था, है कि नहीं, नए स्वभाव वाले वहाँ पर लोग थे। भूखे होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं खाया, दिन भर के भूखे थे, सुबह के चले हुए थे, दिन भर के भूखे हुए थे, लेकिन अपने मालिक के वियोग के साथ आए थे, मालिक से बिछुड़ करके आए थे, तो यहाँ मालिक के बिना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए दोनों बैलों ने कुछ नहीं खाया। रात के समय वे अपनी रस्सियाँ तोड़ करके झूरी के घर वापस लौट आए। रस्सियाँ तोड़ी, मोटी मोटी रस्सियाँ थीं, लेकिन इतनी ताकत लगाई कि दोनों की रस्सियाँ टूट गईं और दौड़ करके कीचड़ में सनते हुए, रास्ते का भी पता नहीं, दौड़ते हुए, है कि नहीं, अपने घर वापस लौट आए। झूरी ने जब बैलों को देखा सुबह उठ करके तो बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, लेकिन झूरी की जो पत्नी थी उन्हें नमक हराम कहती है कि ये नमक हराम है, हमारे भाई के यहाँ काम नहीं किया, है कि नहीं, इसलिए ये भाग आए। तो झूरी कहता है कि उनको चारा दाना नहीं दिया होगा, तुम्हारे भाई ने चारा दाना हमारे बैलों को नहीं दिया होगा। तो ताव में आकर के, गुस्सा में आकर के झूरी की पत्नी ने पशुओं की देखरेख करने वाले जो नौकर पशुओं की देखरेख करते थे उनके घर में, उनको भी कह दिया कि इन्हें केवल सूखा भूसा दिया जाए, सूखा भूसा, कोई भी चिकनाहट, कोई भी खली ना दी जाए, बिल्कुल रूखा सूखा भोजन दिया जाए इनको। और वैसा ही उन नौकरों ने भी किया, वैसा ही किया। झूरी की भी बातें, झूरी की भी बात नौकर नहीं मानता है। झूरी कहता है कि भाई थोड़ा सा खली डाल दे, चिकनाहट डाल दे, लेकिन उसकी झूरी की पत्नी से इतना डरते थे नौकर कि झूरी की भी बात वो काट देते हैं, है ना। तो यहाँ तक ये टॉपिक अभी आपका चला, आपको समझ में आई होगी, कहानी भी अच्छी लग रही होगी, है ना। इसके आगे फिर क्या होता है, क्या दोबारा गया उन बैलों को लेने आता है, बैलों के साथ क्या दुर्भावना वो करता है, क्या उनके साथ कार्य करता है, कैसे ले जाता है, बैलों की क्या दुर्दशा होती है, और कैसी कहानी आगे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखे हुए इन बैलों पर, ये हम दूसरे पैराग्राफ में सुनेंगे, दूसरे स्टेंजा में सुनेंगे, ठीक है कि नहीं। अभी ये पहला स्टेंजा भी यहाँ तक हुआ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रोज़ आपके वीडियो डाले जाएंगे, आप लोग गौर करके रोज़ाना देखिए, समझिए, कहीं कोई दिक्कत हुआ करे, कोई भी परेशानी होती है तो आप बराबर निसंकोच पूछते रहिए, ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।